Hello and good morning, everyone. Welcome to Exact IAS. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. It's 15th of November and from the team of Exact IAS हमारी पूरी टीम की तरफ से सारे गुरुपर्व दी लख लख बधाइयाँ जी। वाहिगुरु जी मेहर करे कि हम सब जिस रास्ते पे निकले IAS IPS ऑफिसर बनना चाहते हैं वो हमें बख्शिश मिले और हम जल्द से जल्द अपने ड्रीम्स को फुलफिल करें। कंटिन्यू करते हैं, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट न्यूज है आफ्सपा बैक इन 6 वायलेंस हिट एरियाज इन मणिपुर। इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया आफ्सपा के बारे में। आफ्सपा दैट इज आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ये लाया गया था 1958 में। इसके पीछे रीजन क्या था कि इंडिया, चूंकि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो इंडिया काफी क्रिटिकल सिचुएशन में था, काफी सेंसिटिव चीजों में था। मतलब कि कुछ कंट्रीज, कुछ स्टेट्स डिमांड कर रहे थे कि हमें इंडिया से अलग कर दिया जाए और हम अपनी खुद की कंट्री बनाए। फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने सबसे बड़ा लाइव एग्जाम्पल है खालिस्तानीज का। वहीं नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में भी नागालैंड जैसे स्टेट्स, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, ये सब भी डिमांड कर रहे थे अलग होने की। इन सारी चीजों को डील आउट करने के लिए हमने एक एक्ट लाया, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958। इस एक्ट के अंतर्गत क्या होता है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज होती है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नर हो गया या सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, वो किसी भी स्पेसिफिक रीजन को, डिस्ट्रिक्ट को डिक्लेयर कर सकते हैं डिस्टर्ब्ड एरिया, और उस डिस्टर्ब्ड एरिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की आर्म्ड फोर्सेस हैं उन्हें डिप्लॉय किया जाता है। उनका मेन काम रहता है वहां पे नॉर्मल सिचुएशन को मेंटेन रखना, पीस को मेंटेन रखना। इस चीज को करने के लिए आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर दिए जाते हैं, मतलब कि उनके पास बहुत अनलिमिटेड पावर्स रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिचुएशन को नॉर्मल रखने के लिए अगर कोई भी पर्सन सस्पेक्टेड है, मतलब कि ऐसा माना जा रहा है कि वो कंट्री के लिए घातक हो सकता है या उस स्टेट को अनरेस्ट जैसी सिचुएशन फैला सकता है, तो वहां पर क्या किया जा सकता है, एक बार आर्म्ड फोर्सेस उनको सी एंड शूट भी कर सकती है। मतलब कि उन आर्म्ड फोर्सेस को इस चीज के लिए फ्रीडम दी रखी गई है और वो इस चीज के लिए लायबल नहीं होते हैं, उनके पास ये पावर रहती है। अभी तक देखा जाए तो नागालैंड, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, इन सारे रीजन्स में आफ्सपा जो है वो इन्फोर्स किया जा चुका है। इसमें आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर दी जाती है। जो आज की न्यूज देखी जाए तो इसमें क्या है, वी ऑल नो मणिपुर में काफी डिस्टर्ब्ड चीजें चल रही हैं। वहां पे कुकी, मेती जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं टेंशन लाइक सिचुएशन चल रही हैं। इसी के तहत वहां पे वायलेंस हुआ, सिविलियंस को प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए वहां के जो वायलेंस हिट एरिया, या यूं कह लो जहां पे कुकी और मेती ट्राइब के कन्वर्जेंस जोन है, उन 6 ऐसे जोन्स में आफ्सपा रूल को फिर से इनेक्ट कर दिया गया है, इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, हमारी नेक्स्ट न्यूज क्या कहती है, एक्सपोर्ट्स रिबाउंड बट अक्टूबर इंपोर्ट बिल्स हिट्स न्यू रिकॉर्ड। देखने को मिला है कि जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो काफी अच्छी स्पीड से बढ़ रहे हैं। यहाँ पर दो टर्म्स में डिस्क्राइब करना चाहूंगी, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट मतलब कि एक कंट्री जो भी चीजें फॉरेन कंट्री से अपनी कंट्री में लाती है उसे बोला जाता है इंपोर्ट। एंड द नेक्स्ट वन इज एक्सपोर्ट, जो हम दूसरी फॉरेन कंट्रीज को चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, सेल आउट करते हैं, उन्हें बोला जाता है एक्सपोर्ट। अभी देखा गया है कि इंडिया का एक्सपोर्ट अच्छे स्पीड से ग्रो अप कर रहा है। हालांकि अक्टूबर के मंथ में इंपोर्ट बिल्स भी राइज होने को देखने को मिले, मतलब कि 3.1% से इंपोर्ट्स का रेशियो भी बढ़ा है। मेजरली पेट्रोलियम सेक्टर में हमें इंपोर्ट देखने को मिला है। वी ऑल नो पेट्रोलियम में कहीं ना कहीं हमारे पास खुद का रिजर्व इतना अच्छा नहीं है, हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट ही करते हैं चीजों को। नेक्स्ट वन इज एयर क्वालिटी फॉल्स इन दिल्ली, बैन ऑन कंस्ट्रक्शन फ्रॉम टुडे। रोज इस रिगार्डिंग न्यूज आ रही है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो कि बनाया जाता है CAQM के द्वारा, एक कमीशन है जो दिल्ली NCR वाले रीजन में स्पेसिफिकली बनाई गई है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। उन्होंने अलग अलग क्वालिटी के बेसिस पर रिस्पॉन्स देते हैं कि हमें कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए। सिमिलरली
जो अभी एयर क्वालिटी है वो सीवियर स्टेज पर है, तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए अभी जो स्टेप उठाया गया गवर्नमेंट के द्वारा वो ये है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को कुछ दिन के लिए बैन कर दिया गया है। हालांकि वहां के जो स्कूल्स हैं उनको उनमें भी हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया गया और बोला गया है कि ये प्री विंटर हॉलीडे है, क्योंकि पॉल्यूशन लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि कहीं ना कहीं चिल्ड्रंस को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिसीज हो सकती है। उन सबसे बच्चों को सेफ रखने के लिए छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई है और ये भी बोला गया है कि जितना हो सके आप इंडोर में रहिए, घरों के अंदर रहिए ताकि सेफ रह सके। Next one is increase participation in trade of produce. धांकर tells farmers. हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है दैट इज जगदीश धांकर जी, उन्होंने बोला है कि अगर हमें इंडिया में ग्रो करना है, डेवलपमेंट करना है, तो कहीं ना कहीं हमें जो फार्मर्स है उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना चाहिए मार्केटिंग और ट्रेड में। जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की मार्केटिंग होती है और जो उनका ट्रेड होता है उसमें फार्मर्स का इन्वॉल्वमेंट कम है। उस चीज को बढ़ा करके हम अपने एग्रीकल्चरल मार्केट को, इंडियन इकोनॉमी को और भी ज्यादा डबल लेवल से ग्रो कर सकते हैं। उनका मानना ये है कि जितने भी फार्मर ग्रुप्स हैं वो आपस में यूनिटी बनाए रखें ताकि जो भी प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस हैं, जो भी डेवलपमेंट से रिलेटेड हम स्टेप्स उठा सकते हैं वो यूनिफॉर्मली हर जगह इम्प्लीमेंट हो सके और उसका रिजल्ट हमें सामने दिखे। नेक्स्ट वन इज कोर्ट डिसमिसेस कास्थूरीज प्ली फॉर एंटिसिपेटरी बेल। बेसिकली ये जो नाम मेंशन किया गया है कास्थूरीज जी, ये एक सदर्न इंडिया की एक्टर है। इन्होंने रिसेंटली एंटिसिपेटरी बेल लगाई थी जिसे कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। हमारे लिए ये कौन है, क्या किस मैटर में इन्होंने प्ली लगाई, हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से एंटीसिपेटरी बेल समझना इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो एंटीसिपेटरी बेल ऐसी बेल है जो कि किसी पर्सन के अरेस्ट के पहले मिलती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये बेल नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के लिए दी जाती है। बस यही चीज याद रखने लायक है कि हमें नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के लिए और जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के लिए साथ के साथ जब किसी पर्सन का अरेस्ट ना हुआ हो उस टाइम के लिए एंटीसिपेटरी बेल दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। स्काई इज द लिमिट फॉर डेवलपमेंट ऑफ ट्राइब्स। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने बताया कि अगर हमें ओवरऑल डेवलप्ड नेशन बनना है तो उसके लिए ट्राइबल्स का डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। चूंकि हम बिरसा मुंडा जी की बर्थ एनिवर्सरी को एज अ जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेट करते हैं। सो जो भी ट्राइबल पीपल्स है जिन्होंने हमारे फ्रीडम में मदद की है या जिनका भी रोल रहा है इंडिया नेशन को बिल्डअप करने के लिए, उनकी मेमोरी में हम सेलिब्रेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले नंबर पर बिरसा मुंडा जी, फिर कानू ब्रदर्स, सीधू एंड कानू, देन तिलक मांझी, लक्ष्मण नायक, फूलो एंड झानू। ये जो नेम्स ले रही हूँ ना, ये यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक बार आप अपने मॉडर्न हिस्ट्री में इन सभी जिन भी पर्सनालिटीज का भी मैंने नेम लिया उनका डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा, क्योंकि एक जो हमारी कंट्री की प्रेसिडेंट है उन्होंने इन रिस्पेक्टेड ट्राइबल पर्सनालिटीज का नाम लिया है। सो इसलिए ये पर्सनालिटीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इनका ये मानना है कि अगर हम ट्रूली डेवलप्ड इंडिया की बात करें तो उसमें ट्राइबल्स का भी डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गई, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, वेलफेयर हो गया, ये सारी चीजें इंश्योर करना हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना मेन स्ट्रीम लोगों का डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन इज a 2024 election result that leaves many astounded। इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया यूएसए में जो अभी इलेक्शन किया गया उसके रिगार्डिंग। वी ऑल नो इंडिया और यूएसए दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन,
सो अभी यूएसए में इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में कुछ चैलेंजेस देखने को मिले, वही चैलेंजेस इसमें डिस्क्राइब किए गए। अब हम यूएसए की पीएससी की तो तैयारी नहीं कर रहे ना, हम इंडिया की पीएससी की तैयारी करें, यूपीएससी की तैयारी करें। सो हमारे लिए ये एडिटोरियल इंडियन रिस्पेक्टिव में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस टॉपिक को हम इंडिया से कनेक्ट करें। सिमिलरली अगर इंडिया में डेमोक्रेसी में चैलेंजेस की बात की जाए तो कई सारे चैलेंजेस है। पहला चीज की अवेयरनेस की कमी, लोगों में, लोग कहीं ना कहीं फ्री बीज के चलते डाइवर्ट हो जाते हैं, अपने वोट्स को ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को जाके दे आते हैं जो उन्हें फ्री बीज प्रोवाइड करती है, जबकि इलेक्शंस का मेन मुद्दा होना चाहिए सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ। लोग जो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस फेस करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी उन प्रॉब्लम्स को फुलफिल करने की बात करिए, उन चैलेंजेस को कम करने की बात करिए, लोगों को उसको वोट करना चाहिए। सो कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है। आजकल क्या देखने को मिला है कि इलेक्शंस एजेंडा में कहीं ना कहीं रिलीजन को मुद्दा बना दिया गया है, रिलीजन को एजेंडा बना दिया गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टी हमारे रिलीजन को ऊपर उठाने की बात करिए, हम उनको वोट देंगे। अरे नहीं, रिलीजन प्रैक्टिस करने के लिए सिटीजन्स हैं, सिटीजन का काम है, वो अपना, एक इंसान रिलीजियस रहता है और वो अपने रिलीजियस सारी चीजों को फुलफिल खुद कर लेगा। उसके लिए आपको गवर्नमेंट नहीं चाहिए, गवर्नमेंट आपको चाहिए अब एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, गवर्नेंस करने के लिए, और रिलीजन गवर्नेंस का मुद्दा नहीं होता है, पहली चीज। दूसरा, अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो कहीं ना कहीं इंडिया का लिटरेसी रेट भी कम है। तीसरा, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, इससे मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया। अब कुछ चीजें और देखी जाए तो फर्स्ट वन इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। कई बार देखा गया है कि कोएलिशन गवर्नमेंट बनाई जाती है, जिसकी वजह से अगर दूसरी पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया तो सरकार गिर जाती है, फिर से री इलेक्शन जैसी चीजें। क्रोनी कैपिटलिज्म, अपने वोटर्स को परचेस किया जा सकता है कैपिटल की मदद से। डिले इन डिसीजन मेकिंग, पॉपुलिज्म, backsliding in minority rights, डाउनवर्ड स्पाइरल ऑफ मीडिया, लॉबिंग। कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े लोग हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज पर इन्फ्लुएंस डालते हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपनी पॉलिसीज को कहीं ना कहीं उन बड़े लोगों के ही फेवर में गवर्न करती हैं, या पॉलिसीज उनके फेवर में ही बनाने की कोशिश करती हैं। नेक्स्ट वन इज लिवरेज सिमिलरिटी कॉम्प्लीमेंट्री इन नाइजीरिया। इस एडिटोरियल में इंडिया और नाइजीरिया के रिलेशनशिप्स के बारे में बताया गया है। दोनों कंट्रीज एक यूं कह लो कि सिमिलर हिस्ट्री शेयर करती है। फॉर एग्जाम्पल कि कहीं ना कहीं नाइजीरिया भी ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर में रहा है, उसने भी ब्रिटिशर्स का वो झेला है। सो दोनों एक टाइम के लिए किसी फॉरेन कंट्री के कंट्रोल में रही हैं। तो जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, जो चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स इंडिया फेस करता है, सिमिलर चैलेंजेस भी नाइजीरिया फेस करता है। फॉर एग्जांपल पॉवर्टी हो गया, हेल्थ हो गया, अलग अलग सिचुएशंस हो गई, एजुकेशन हो गया, यही सारी प्रॉब्लम्स, करप्शन हो गया, ये सारी प्रॉब्लम्स नाइजीरिया में भी है और इंडिया में भी है। नाइजीरिया हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है, अफ्रीकन कंटिनेंट में सेकेंड पॉपुलस कंट्री है नाइजीरिया, डेवलपमेंट में भी आगे है नाइजीरिया। सो हमारे लिए, इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टाइम था जब इंडिया और नाइजीरिया के रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे चल रहे थे, बट इस 10 डिकेड मतलब कि 1 डिकेड मतलब कि 10 ईयर्स के टाइम पीरियड में हमारे रिलेशंस बहुत कम हो गए। ये इस चीज से ही साबित हो रहा है कि दोनों कंट्रीज ने 13 सालों के बाद अपनी बायलैटरल मीटिंग की है, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कम हुए, पीपल टू पीपल कांटेक्ट कम हुआ है, हम वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते। बट देखा जाए तो अभी नाइजीरिया फेस कर रहा है इकोनॉमिकल इश्यूज, वो कहीं ना कहीं सपोर्ट को ढूंढ रहा है कि मुझे कोई कंट्री सपोर्ट करे, किसी के साथ उसके रिलेशनशिप बेहतर बने। सो इस सिचुएशन में इंडिया बहुत अच्छी मदद कर सकता है। इंडिया अपने गुड्स को वहां पर भेज सकता है। फॉर एग्जाम्पल फार्मास्यूटिकल्स हो गए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, फूड हो गया, मिलेट्स हो गया, फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो गया,
एजुकेशन हो गया, ये सारी चीजों के लिए नाइजीरिया हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है, हम वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं और उनकी हेल्प कर सकते हैं। साथ के साथ दोनों कंट्रीज के बायलैटरल रिलेशनशिप्स इस चीज से बहुत इंप्रूव हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज हाउ विल एसडीएस वीजा मूव हिट स्टूड। इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीजा। ये एक तरह का वीजा है जो कि 2018 में कनाडा के द्वारा स्टार्ट किया गया था। बेसिकली ये स्टूडेंट्स के लिए वीजा रहता है। इसके कुछ बेनिफिट्स है। फॉर एग्जांपल पहला, ये हमें बहुत जल्दी मिल जाता है। दूसरा, स्टूडेंट वीजा लगाने पर हमारा जो कॉस्ट है, एप्लीकेशन कॉस्ट है, वो कम हो जाता है और टाइम पीरियड और फॉर्मेलिटीज कम होती है। सो कहीं ना कहीं कनाडा अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए, उनके लिए फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करने के लिए स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीजा इशू करता है। बट रिसेंटली वी ऑल नो इंडिया और कनाडा के रिलेशंस थोड़े चेंज हुए, चैलेंजिंग हुए। कहीं ना कहीं खालिस्तानीज को लेकर के दोनों कंट्रीज के बीच में टेंशन चल रही है, जिसकी वजह से कनाडा ने हमारे स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीजा पर बैन लगा दिया, मतलब कि उस पर कुछ दिनों के लिए रोक लगा दिया। इससे ऑब्वियस सी बात है हमारे स्टूडेंट्स पर इफेक्ट पड़ेगा। जो इंडियन स्टूडेंट्स हायर स्टडीज के लिए कनाडा जाने की सोच रहे थे, उनको वीजा को लेकर के उन पर डिले होगा, प्लस उनका खर्च भी बढ़ सकता है। अगर ओवरऑल देखा जाए ना, तो कनाडा में इंटरनेशनल कम्युनिटी में 21% इंडियन स्टूडेंट ही स्टडी करते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं कनाडा पर भी असर पड़ेगा। बट नीड नॉट टू वरी, इंडिया के पास और भी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज हैं जहां से वो अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज आरबीआई मस्ट कट रेट्स टू बूस्ट ग्रोथ, लुक थ्रू फूड प्राइजेस, सेज गोयल। देखो, अभी रिसेंटली जो प्राइजेस हैं, फूड प्राइजेस, वो हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इन्फ्लेशन रेट अच्छा खासा ऊपर है। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि अर्बन लेवल पर इन्फ्लेशन रेट 6.8% है, वहीं रूरल लेवल पर इन्फ्लेशन रेट 5.8% है। सो इन्फ्लेशन जब होता है, मतलब कि मार्केट में पैसे की कमी। अगर मार्केट में पैसा कम है, उस टाइम पर आरबीआई को क्या करना चाहिए? आरबीआई को अपने इंटरेस्ट रेट्स कट कर देने चाहिए, कम कर देने चाहिए, ताकि लोगों को इजीली लोन मिल सके। अगर लोगों को कम पैसों में लोन मिलेगा, लोग पैसा उठाएंगे, लोगों के हाथ में पैसा आएगा और वो खर्च करेंगे। जब किसी चीज के ऊपर खर्च किया जाएगा तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन भी कम होगा, क्योंकि मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा। यही चीज गोयल जी के द्वारा कही गई, ताकि फूड प्राइसेस के जो इन्फ्लेशन है उसे कम किया जा सके, या यूं कह ले कि अंडर चेक किया जा सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच। होप यू ऑल लाइक द सेशन। इस तरह के और इंटरेस्टिंग सेशन से जुड़ने के लिए ज्वाइन करिए एग्जैक्ट आईएएस। हमारे इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। थैंक यू।